बजाज ऑटो के सक्सेस होने के पीछे मिस्टर राहुल बजाज का सबसे बड़ा हाथ था। ही मेड स्कूटर सो पॉपुलर कि एक आदमी को अगर स्कूटर बुक करने के बाद अलॉटमेंट मिलता तो वो खुशी से झूम उठता था, क्योंकि उसी दिन वो स्कूटर को डबल भाव में बेच देता था। डीलर्स अपने कस्टमर्स से बहुत बड़ा प्रीमियम चार्ज करते। दहेज में चेतक या सुपर ना हो तो बात आगे नहीं बढ़ती थी। इस आदमी ने 7.5 करोड़ की कंपनी को अपने हाई एम्बिशन और शेयर विल पावर से 12,000 करोड़ के एम्पायर में बदल दिया। राहुल बजाज स्कूल में बॉक्सिंग टीम के कैप्टन थे। वहीं से उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हुआ। जिंदगी में और बिजनेस में उन्होंने हमेशा एग्रेसिव अप्रोच रखा। साल 1964 हार्वर्ड से एमबीए की डिग्री लेने के बाद वे इंडिया वापस आए और उन्होंने बजाज टेम्पो ज्वाइन की एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर। तब बजाज ऑटो के चीफ एग्जीक्यूटिव और बजाज टेम्पो के मैनेजिंग डायरेक्टर एनके फिरोदिया थे, और अब वो राहुल बजाज के बॉस थे। ज्वाइन करने के बाद यंग राहुल ने प्रोडक्शन छोड़ के सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑडिट इन डिपार्टमेंट्स में ध्यान देना चालू किया, और इन सभी डिपार्टमेंट्स के डिसीजन उनकी तरफ से जाने लगे। राहुल बजाज के कंपनी ज्वाइन करने से बजाज फैमिली और फिरोदियाज के 20 साल पुराने संबंधों में दरार आ गई। इसी वजह से फिरोदिया ने 1967 से बजाज ऑटो में शेयर्स की खरीदारी चालू कर दी। जब राहुल जी को ये बात पता चली तब वो नाराज़ हो गए। उस समय राहुल जी फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते थे, तो जब खरीदे हुए शेयर्स ट्रांसफ़र के लिए उनके पास आए तो उन्होंने ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया और जंग की शुरुआत हुई। जंग बोर्ड रूम में हुई और शेयर बाजार में भी। फिरोदिया ने जब चालू किया था तब उनके पास बजाज ऑटो के 13% शेयर्स थे और फरवरी 1968 में वो बढ़कर 23% हो गए थे। तब बजाज के हिस्से में 28% शेयर्स थे। शेयर्स की खींचातानी की ये लड़ाई बाजार ने अपनी आंखों से तब देखी जब बजाज ऑटो के 4% शेयर्स, जो कि एलआईसी और यूटीआई के पास थे, उसे लेकर बजाज और फिरोदिया भिड़ गए। फिरोदिया को ये 4% ब्लॉक किसी भी हालत में चाहिए था, ताकि उनकी कंपनी में भागीदारी बजाज के करीब आ जाए। बजाज ऑटो की शेयर की प्राइस तब 260 रुपये थी। फिरोदिया ने 262 रुपये पर बिडिंग की, लेकिन एग्रेसिव राहुल जी ने मैसिव 411 रुपये का बिड फेंका और वो 4% का ब्लॉक अपनी तरफ खींच लिया। उस ऑक्शन से फिरोदिया गुस्से से बाहर निकल गए और जाते जाते उन्होंने बोला कि बजाज के पास इतने पैसे है ही नहीं। इसके बाद बजाज ने अपनी हिस्सेदारी 32% से धीरे धीरे बढ़ाकर 51% करके सिक्योर कर दी। इस लड़ाई के बाद बोर्ड ने डिसाइड किया कि फिरोदिया बजाज टेम्पो संभालेंगे और राहुल जी बजाज ऑटो। राहुल जी ने एक बिजनेस पार्टनर को कैसे तैसे करके संभाल लिया था कि दूसरे पार्टनर ने उनकी ग्लोबल एस्पिरेशन को रोकने के लिए कमर कस ली थी। बजाज का पाला इस बार पड़ा था एग्नेली फैमिली से, जो कि इटली की पावरफुल कंपनी पियाजियो चलाती थी। इटली की गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बनाने से पहले डबल चेक करती कि इस पॉलिसी से एग्नेली फैमिली को कोई लॉस तो नहीं होगा। ऐसे कंपनी से बजाज ने 1960 में इंडिया में पार्टनरशिप की थी, वेस्पा नामक स्कूटर बनाने के लिए। देखते ही देखते वेस्पा जैसे यूरोप में फेमस हुई थी, वैसे इंडिया में भी फेमस हुई। लेकिन इनका एग्रीमेंट तब टूटा जब 1971 में इंदिरा गांधी ने सभी कंपनियों के लिए फरमान निकाला कि फॉरेन कंपनियों के साथ की पार्टनरशिप को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। बजाज ने ये मौका हाथ से छोड़ा नहीं। उन्हें स्कूटर बिजनेस पर पूरा कंट्रोल करने का अवसर मिला। बजाज के पास स्कूटर बनाने का फॉर्मूला आ गया था। पार्टनरशिप एंड होने के बाद इंडिया में बजाज ने चेतक और सुपर लॉन्च किया और बस इंडिया में बजाज की स्कूटर का दबदबा रहा। जाहिर सी बात थी, पार्टनरशिप बचाने के लिए बजाज ने ज़्यादा कोशिश की नहीं। पार्टनरशिप टूटने के बाद पियाजियो ने बजाज को लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि बजाज को हम फ्रेंडली कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद देते हैं और उन्हें सक्सेसफुल फ्यूचर मिले ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं। ये लेटर उन्होंने बजाज को 1 अप्रैल यानी फूल्स डे के दिन भेजा और चालू हुई बजाज और पियाजियो की दुश्मनी। पुणे स्कूटर किंग राहुल बजाज ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते थे। 1978 से 1983 के शॉर्ट पीरियड में ही एक्सपोर्ट सेल्स 63 मिलियन रुपयों से बढ़कर 133 मिलियन रुपए हुआ। लेकिन इस फॉरेन ग्रोथ पर ब्रेक तब लगा जब पियाजियो ने बजाज के खिलाफ यूएसए के कैलिफोर्निया
और वेस्ट जर्मनी के कोर्ट में केस दर्ज किया। इटालियंस ने कोर्ट में कहा कि बजाज ने हमारे ओरिजिनल डिज़ाइंस रिटर्न नहीं किए, इसी वजह से उन्हें स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी तरफ से लड़ने के लिए बजाज ने सबसे बड़ी इंटरनेशनल फर्म बेकर मैकेंजी को तब $1 मिलियन में हायर किया। यूएसए में मामला कोर्ट से बाहर सेटल करने का डिसाइड हुआ। कहा गया कि पियाजियो ने सेटलमेंट के लिए $1 मिलियन मांगे, लेकिन मामला $50,000 में सेटल करने का डिसाइड हुआ। सेटलमेंट के दिन शातिर बिजनेसमैन राहुल जी ने वो पैसे भी नहीं दिए और बस पियाजो को प्रॉमिस किया कि उनके डिज़ाइन से बने स्कूटर वो यूएसए में सेल नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक यूएसए में स्कूटर की डिमांड भी कम हो चुकी थी। और वहाँ वेस्ट जर्मनी में बजाज लोअर कोर्ट में तो केस हारे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए। जब राहुल जी ने कंपनी ज्वाइन की तब बहुत सालों तक बाहरी परेशानियों से ज़्यादा उन्हें अपने लोगों से ही जूझना पड़ा। पहले फिरोदिया और उसके बाद उनके खुद के वर्कर्स। साल 1979। एक रात राहुल बजाज जी की पत्नी और बच्चे राजीव और संजीव घर की गैलरी से अपने पिता का ऑफिस जलते हुए देख रहे थे। ऑफिस जब जल रहा था तब राहुल बजाज उसी ऑफिस में मौजूद थे। उनके 4 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें कैसे तैसे करके ऑफिस से बाहर निकालकर बचा लिया। गुस्से से भरे वर्कर्स को ऑफिसर्स ने नीचे ही रोके रखा। पुलिस पहुंचते ही वर्कर्स वहां से भाग गए। रूपमाया चैटर्जी, एंग्री यंग बंगाली सोशलिस्ट, ये आदमी वर्कर्स यूनियन को लीड कर रहा था। स्ट्राइक वर्कर्स के पगार को लेकर चल रही थी। चैटर्जी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहा और धीरे धीरे ये मामला बिगड़ता गया। स्ट्राइक बिगड़ने का कारण बताया गया कि पुलिस कमिश्नर ने वर्कर्स से गलत टोन में बात की और इस वजह से वर्कर्स गुस्सा हो गए और बिल्डिंग के कांच तोड़ने लगे। तब कमिश्नर ने और पुलिस फोर्स को बुलाया और सिचुएशन हाथ से निकल गई। कुछ लोगों ने आती हुई पुलिस की जीप को पलटा के जला दिया। वर्कर्स और पुलिस की इस मुठभेड़ में 40 पुलिस घायल हो गए। इस हादसे के कुछ ही मिनट्स बाद गोलियों की चलने की आवाज़ आई। 2 वर्कर्स और एक आम नागरिक की मौत हुई। फैक्ट्री 5 महीनों तक बंद रही, प्रोडक्शन बंद रहा। इस 5 महीने के डार्क पीरियड के बाद 2 कदम दोनों ने आगे बढ़ाए और आखिरकार चैटर्जी और राहुल जी के बीच एग्रीमेंट हुआ और फैक्ट्री वापस ओपन हुई। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन की यही खूबी होती है कि वो प्रैक्टिकल होते हैं। राहुल जी वर्कर्स से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उनको सर पर नहीं बिठाया। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल था उन्हीं एग्रीमेंट पर उन्होंने सिग्नेचर किए, चाहे उन्हें अपनी फैक्ट्री 5 महीनों तक बंद ही क्यों ना रखनी पड़ी। फैक्ट्री फिर से चालू हुई नहीं थी कि राहुल जी के पुराने दुश्मन लौट आए थे। कहते हैं पुराने दुश्मन लौटकर जरूर आते हैं और साथ में नए भी लाते हैं। कुछ सालों बाद फिरोदियाज अपने न्यू पार्टनर के साथ आए और वो पार्टनर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इनके पास कई सालों की एक्सपर्टीज थी और बहुत सारे इनोवेशन थे, जिससे कोई भी विरोधी उनके सामने घुटने टिका देता था। उस पार्टनर का नाम था होंडा। कई सालों से होंडा इंडियन मार्केट पर नज़र रखे हुए था और जब इंडियन गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन इन्वेस्टर के लिए दरवाजे खोले तब होंडा ने ऐलान कर दिया कि हम इंडिया आ रहे हैं। भारतीय कंपनियों ने होंडा के साथ टाई अप करने के लिए लाइन लगा दी। होंडा के पास 150 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। इनोवेशन के कारण बजाज ने भी एप्लीकेशन भेजा। होंडा ने 150 में से 3 एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए, बजाज, फिरोदिया और हीरो मोटर्स। टोक्यो में बैठे होंडा एग्जीक्यूटिव को लगा कि बजाज की बजाय 2 कमज़ोर पार्टनर्स को चुना जाए ताकि उनका ज़्यादा कंट्रोल रहे। और होंडा ने हीरो के साथ हीरो होंडा मोटर्स नाम से और फिरोदियाज के साथ काइनेटिक होंडा नाम से कोलैबोरेशन किया। इंडिया में 2 व्हीलर्स का मार्केट काबिज करने की इस लड़ाई में होंडा ने अपना पूरा जोर लगा दिया। काइनेटिक होंडा ने नया स्कूटर लॉन्च किया, जिसके स्लिक डिज़ाइन, लो फ्यूल कंजम्पशन और हाईटेक फीचर्स से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींचने का ट्राई किया, लेकिन ज़्यादा प्राइस की वजह से आम लोगों में वो पॉपुलर नहीं हुए। दूसरी तरफ होंडा का दूसरा कोलैबोरेशन हीरो होंडा भी उस समय स्ट्रगल कर रहा था। 90s में हीरो होंडा के मोटरसाइकिल के खिलाफ बजाज ने KB4S लॉन्च की, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब 1995 में क्रॉसबाय ने सर्वे किया तो पता चला कि बजाज ऑटो बड़ी जल्दी मार्केट शेयर काबिज कर रहा है। बजाज मार्केट का 30% हिस्सा होल्ड कर रहे थे, जबकि हीरो होंडा 28% पे ही अटके रहे। तब हीरो होंडा ने अपने नए मॉडल के साथ फ्री पेट्रोल भी ऑफर करना चालू किया।
1993 में काइनेटिक होंडा ने 85,000 स्कूटर सेल किए थे, जहां बजाज के 5,38,000 स्कूटर बिके थे। ऐसे बजाज ऑटो ने स्कूटर के बिजनेस में अपना दबदबा बना लिया था, लेकिन अब बारी थी एक्सपेंशन की। टू व्हीलर से घर घर पहुंचने के बाद बजाज को अब फोर व्हीलर्स में अपनी किस्मत आजमानी थी। 1991 में एलपीजी स्कीम से इकोनॉमी खुल गई। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. फॉरेन कंपनीज अपनी भरी हुई बड़ी बड़ी जेबें लेके हिंदुस्तान के दरवाजे पर खड़े थे। महिंद्रा ने फोर्ड के साथ, हिंदुस्तान मोटर्स ने जनरल मोटर्स के साथ और टेल्को ने मर्सिडीज के साथ पार्टनरशिप की। तब बजाज भी फोर व्हीलर सेक्टर में नए थे। वो भी एक ग्लोबल प्लेयर की तलाश में थे, लेकिन अब उन्हें बचे हुए कंपनीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना था। अब क्रिसलर, रेनॉल्ड्स, फूजी जैसे प्लेयर बचे थे। रेनॉल्ड्स और फूजी बजाज को जॉइंट वेंचर में 51% देने को तैयार थे, जबकि क्रिसलर 50% पार्टनरशिप के लिए रेडी थे। उसको रेनो से बात की, फ्यूजी से बात की, हुंडई से, होंडा से, टोयोटा से, सबसे बात की, सबसे ज्यादा क्राइसलर से बात की। लेकिन राहुल जी का कहना था, जब तक मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं मिलता और राइट प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं होता, तब तक पार्टनरशिप नहीं करेंगे। फिर इन तीनों के साथ भी बात आगे बढ़ी नहीं। आखिर राहुल बजाज का फोर व्हीलर बनाने का सपना अधूरा रह गया। 2005 में राहुल जी बजाज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। जब उन्होंने बजाज ऑटो में शुरुआत की थी, तब कंपनी का टर्नओवर 7.5 करोड़ था और रिटायरमेंट के वक्त टर्नओवर 12,000 करोड़ क्रॉस कर रहा था।